यहाँ पे एनजीओज को जो फंड्स मिलते हैं वो फिरके की बुनियाद पे मिलते हैं, कौमियत की बुनियाद पे मिलते हैं, या उसके अच्छे काम करने की बुनियाद पे मिलते हैं। आप पक्का हुआ खाना उनको घर भिजवाते हैं। हम दस्तरखान पे नहीं बुलाते बल्कि खुद उनके घर पे पहुंचा देते। तो क्या आप दस्तरखान के एतराज़ करते हैं? दस्तरखान पे जो तबका बैठा हुआ है उसमें अक्सरियत नशा करने वाले लोगों की। हजरत एक बात मुझे बताएं, फी नफ्सी आपने सबको बोल दिया सब नशई हैं, आपने कैदियों को भी छुड़वाते हैं आप, क्या वजह है, क्या सिलसिला, और इस पर कितना खर्चा आता है कैदियों को छुड़वाने में? हमारी एनजीओ ऐसे कैदी जिनके ऊपर इनकी सजाएं पूरी हो चुकी होती हैं लेकिन सिर्फ जुर्माने के पैसे नहीं दिए होते उन्होंने, और वो जुर्माना कितना होता है 15 से 50 हज़ार रुपए एक कैदी का। आप माशाल्लाह घुड़सवारी भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 1 किलोमीटर आप स्विमिंग कर लेते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है आयरन मैन, एक ही दिन में 42 किलोमीटर दौड़ेगा, 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर समंदर में स्विमिंग करेगा और 100 किलोमीटर साइकिल चलाएगा। आप आयरन मैन बनना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह। आप तो यहाँ से दुबई भागते हुए चले आएंगे फिर तो। ये अभी मैंने माशाल्लाह की है, मैंने दुबई के अंदर की है, 21 किलोमीटर मैंने की। 21 किलोमीटर भागे थे, चले थे? भागे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आइडियल कौन है एनजीओ, किसको प्रिंसिपल मानता है? ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। ज़रूरतमंदों की जो करते हैं बहुत केयर, वही तो है कादरी कुरैशी वेलफेयर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी साहब जी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह कादरी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह के करम से। आपकी निस्बत पीर अब्दुल कादिर जिलानी जी से माशाल्लाह से लगती है, और आप थोड़ा सा अपना बताएं, आप के हवाले से नाम के साथ जो कादरी लगाया है आपने, तो ये कौन, क्या सिलसिला है? आप सिलसिला तो माशाल्लाह आपने बता ही दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाकी इस सिलसिले का मैं जिनसे मुरीद हूँ उनका नाम है जो सारी दुनिया जानती है, मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। आपने छोटा नाम लिया, उनका नाम है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी ज़ियाई रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया था। मुरीद आपके, देखा हम नाम बता रहे पूरा। नहीं, मुरीद आप भी हैं, मुरीद आप भी हैं सर। मैं तो बिल्कुल, मैं हमेशा से डंके की चोट पे खराज तहसीन पेश की है मैंने, कहीं पे भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हज़रत साहब ने जितना काम किया है, और अल्लाह आपका भला करे, जितना दावत इस्लामी ने काम किया है, अब्दुल हबीब बतारी आके मुझे बताते हैं जितना मदनी चैनल काम कर रहा है, तारीफ़ तो बनती है ना, क्यों नहीं बनती है? बिल्कुल तारीफ़ बनती है। पूरी दुनिया में नौजवानों को उनका डायरेक्शन तब्दील कर दिया, और शायद आप ये कह सकते हैं कि मैं जो आज इस हाल में बैठा हूँ ये भी मेरे मुर्शिद का फैज़ान है कि आज मैं इस हाल में बैठा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उनकी नज़र करम है। अल्लाह इस्तकामत दे, अल्लाह इस्तकामत दे। अच्छा माशाल्लाह, आप बिजनेसमैन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोशल वर्कर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी जो मुझे आप पूरी स्टोरी मिली तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, एक होते हैं पैराशूटर जो ऊपर से आते हैं, एक होते हैं ग्रास रूटर जो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो कादरी साहब बिल्कुल स्क्रैच से आए हुए हैं और साइकिल से इन्होंने सफ़र शुरू किया। थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाएं। माशाल्लाह आज अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है, और फिर जब आप कामयाब हुए हैं तो आपने इंसानियत के लिए जो काम करना शुरू किया है, अपनी वेलफेयर के बारे में भी बताएं। जी, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ था। मेरे वालिद साहब भी साइकिल पर ही जो उनका काम था वो करते थे, तो मैं भी वालिद साहब के इंतकाल के बाद साइकिल पर जो हमारा काम था वो करता था। लेकिन मैंने साथ साथ अपनी एजुकेशन भी जारी रखी उस ज़माने में, तो मैं अपनी तालीम भी जारी रखा, और फिर मैं उसे लेके आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा मुसलसल, और अल्लाह ताला के करम से कामयाबी मिलती रही। फिर मैं बाहर चला गया 1997 के अंदर बाहर चला गया, फिर मैंने वहाँ काम शुरू किया, और आज अल्लाह के करम से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के 5 से 6 बर्रे आज़मों में मेरा बिज़नेस है। माशाल्लाह, और दुनिया में अल्लाह ने, ये भी अल्लाह के करम से हुआ कि शायद आप कोई दुनिया का कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो या जिसका मैंने सफ़र नहीं किया हो। वाह, बिज़नेस के लिए सफ़र उर्दू वाला?
वो सफ़र नहीं जिसको इंग्लिश वाला ट्रैवल कहते हैं। इंग्लिश वाला सफ़र तो ख़तरनाक सफ़र होता है कि भाई सफ़र कर रहा है बंदा। अच्छा जी, NGO के हवाले से बताइए। जी, कादरी कुरैशी फाउंडेशन हमने तकरीबन अब 10 साल हो गए कमोबेश हमें इसमें काम करते हुए, और मुख्तलिफ़ शोबाजात में हम काम करते हैं, जिसमें हमारा मेडिकल का शोबा है, हमारे 3 हॉस्पिटल यहाँ पे रन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे कहाँ पे है हॉस्पिटल? कायदाबाद लांडी, सही है, और गुलबहार के अंदर, और एक हमारा सिंध के अंदर है, गुज्जो के अंदर। सही। ये 3 हॉस्पिटल हमारे ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल जी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो असल में हमारा जो NGO का काम है ना, वो लोगों से बड़ा डिफरेंट है। जैसे हम लोगों को हम भी खाना खिलाते हैं, लेकिन हम दस्तरखान पे नहीं खिलाते। हाँ, ये मुझे पता चला कि आप पक्का हुआ खाना उनको घर भिजवाते हैं। जी, घर भिजवाते हैं। ऐसा ही है जी, हम दस्तरखान पे नहीं बुलाते बल्कि खुद उनके घर पे पहुंचा देते हैं। तो क्या आप दस्तरखान के एतराज़ करते हैं कि दस्तरखान पे? जी, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। नहीं है? मैं इसकी फेवर में नहीं। उसकी वजह शायद आप मुशाहिदा करें कि आप दस्तरखान पे क्यों लोगों को बुलाते हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ दस्तरखान पे जो तबका बैठा हुआ है वो उसमें अक्सरियत नशा करने वाले लोगों की है। वो नशा करते हैं लोग, दिन में दस्तरखानों से खाना खाते हैं, रात में चोरियाँ करते हैं, अक्सरियत नशा करने वालों की। फिर मुझे आप बताएं, मुझे ये बताएं, इनमें से हम सब बैठे हैं, क्या दस्तरखान पे बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि दस्तरखान पे बैठने से उसकी एक तो इज़्ज़त नफ्स चली गई, लोगों ने उसे पहचान लिया, यार आप कहाँ खाना खाते हैं, वो चली गई। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेरा पॉइंट है कि हम लोगों को मोहताज कर रहे हैं, उनकी सलाहियतों को ख़त्म कर रहे हैं। एक आदमी को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं काम करने की, जहन की, जिस्म की, बदन की। उन खुदादाद सलाहियतों को हम ख़त्म कर देते हैं उसको दस्तरखान पे बिठा के। क्यों? अब जब एक आदमी को एक निज़ाम दिया ना अल्लाह ने, एक भूख का निज़ाम दिया कि उसे भूख लगेगी तो वो काम करेगा। ये निज़ाम किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो एक काम करने का सिस्टम भी अल्लाह ने दिया, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। एक मिनट ना दिया, हम जब उसको दस्तरखान पे बिठाते हैं तो अब वो ना काम करता है, ना वो अपनी सलाहियतों का इजहार करता है। मजदूरी करेगा तो उसकी सलाहियतें सामने आएंगी, दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो उसकी सलाहियतें इस्तेमाल होंगी। तो हमने तो उसकी सारी सलाहियतें ख़त्म कर दी, वो करेगा ही नहीं काम। आपकी पार्शली बात से तो एग्री करूँगा, लेकिन हज़रत एक बात मुझे बताएं, फ़ी नफ्सी आपने सबको बोल दिया सब नशई हैं। मैंने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। फिर उसमें जो भूखा है, तो भूखा तो कोई भी हो सकता है, क्या हम किसी नशई भूखे को खाना ना खिलाएं? मेरी बात सुने, अब मजदूर भी उस पर बैठ के खाना खाता है, मैंने उस पर एतराज़ नहीं किया। मैंने क्या कहा आपको, अक्सरियत नशा करने वालों की तादाद होती है जो स्ट्रीट क्राइम करती है, चोरी भी कहा आपने। अब आप ये कहते हैं कि हम नशा करने वालों को खाना नहीं खिलाएं, तो ठीक है खिलाएं, आप नशा करने वालों को खाना खिलाना। अगर आप ये समझते हैं कि हम नशा करने वालों को खाना खिलाएं और ये बहुत सवाब का काम है, तो कम से कम कादिर कुरैशी फाउंडेशन ये काम नहीं करती। नहीं, सही। तो अब आप जो खाना पहुंचा रहे हैं और वो आप ये चेक करते हैं कि ये नशा करने वाले ना हो या क्या है? हमारे यहाँ एक स्कूटनी सिस्टम है, आपको शायद एक फॉर्म हमने सब जगह स्प्रेड किया हुआ है, ऑनलाइन भी फॉर्म हमारे पोर्टल्स पे अवेलेबल है। आपको एक फॉर्म फिल करना होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फैमिली मेम्बर्स आप क्या है, फिर हमारे बाद उसकी स्कूटनी की जाती है। जो हमारे इलाके के वहाँ पे ज़िम्मेदार होते हैं उस इलाके के, वो स्कूटनी करते हैं कि ये जो जिन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी है वाकई ये मुस्तहिक हैं इस चीज़ के। उस स्कूटनी करने के बाद फिर वो शख्स जो इसकी गवाही देता है वही शख्स खाना डिलीवर करके आता है उस घर पे। अच्छा, आपने एक पूरा सिस्टम रखा हुआ? जी। लेकिन और एक और मज़े की सिस्टम की बात बताऊँ। अब आप एक सवाल मुझसे ये करेंगे कि आपने भी तो इसको मोहताज कर दिया, करें आप मुझसे ये सवाल? आप दे दें जवाब, आपने खुद ही सवाल करके जवाब दे। देखें, हमने वो भी सिस्टम रखा है कि हम जब एक एप्लीकेशन रखते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि ये जो आप खाना हमसे ले रहे हैं कब तक आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी, कब तक आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, या कब तक आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। अब जो उसकी तरफ से जवाब आ जाए या जो हमारा वर्कर है वो जवाब दे दे कि सर यहाँ तक ये हम इसको लेके चलते हैं, इसके बाद आप इसे मूव कर दीजिएगा। 2 महीने 3 महीने साल वो मूव होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो मूव हो जाता है। फिर यहाँ पे NGOs को जो फंडिंग होती है या जो फंड्स मिलते हैं वो फ़िरके की बुनियाद पे मिलते हैं, आप क्या समझते हैं, कौमियत की बुनियाद पे मिलते हैं या उसके अच्छे काम करने की बुनियाद पे मिलते हैं?
मैं तो समझता हूँ काम करने की बुनियाद, काम करने की बुनियाद पे, काम करने की बुनियाद पे मिलते हैं। जो अहले सुन्नत के NGOs हैं या जो अहले तशी के NGOs हैं, क्या आपको लगता है कि सुन्नी NGO शिया NGO को पैसे देती है, या आपको लगता है कि देवबंदी NGO सुन्नी NGO को पैसे देती है, शिया इधर देती है, आपको लगता है? देखिए, दो तरह के डोनर्स हैं, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि डोनर्स किस तरह है। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्टली मज़हब को फॉलो कर रहा होता है तो वो तो ऑफ कोर्स अपने मज़हब को फॉलो करते हुए अपने ही मसलक की सपोर्ट करता है, और जो एक इंसानियत के नाम पे कर रहा होता है, वो मज़हब से को इंसानियत पर फोकियत देता है, तो वो इस तफरीक से आगे होता है, वो फिर ये तफरीक नहीं करता। और ये डोनर्स बड़े हैं, इनकी तादाद बड़ी है, इनकी तादाद ज़्यादा है। आपका डोनर कौन है? देखिए नादिर, मैं आपको एक बात बताऊं, चूँकि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, तो मुझे जो डोनेशन मिलती है वो मेरे कारोबारी दोस्तों से मिलती है। सर्कल आप? जी जी, जो मेरा सर्कल है मुझे उनसे डोनेशन मिलती है। अच्छा, आपके हवाले से मुझे पता चला आपने कैदियों को भी छुड़वाते हैं आप? जी बिल्कुल, और कैदियों को छुड़वाते हैं। अच्छा, अभी आप हजरत कह रहे हैं कि नशई और वो लोग खाना खा के फिर चोरी करते हैं और वो फिर ज़ाहिर है कैदी बनते हैं, और एट दी एंड आप कैदियों को छुड़वा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि एंड में आप छुड़वा रहे हैं और उसको क्या वजह है, क्या सिलसिला, और इस पर कितना खर्चा आता है कैदियों को छुड़वाने में? देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में ईद के मौके पर ऐसे कैदी जिन पे थोड़ा होता था उनको रहा कर दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हमारी NGO ऐसे कैदी जिनके ऊपर इनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी होती हैं, लेकिन सिर्फ जुर्माने के पैसे नहीं दिए होते उन्होंने। अच्छा। और वो जुर्माना कितना होता है? 15 से 50 हज़ार रुपये एक कैदी का। तो हम वो जुर्माने पे करते हैं कोर्ट्स में जाके और उन्हें फिर रिलीज़ करवाते हैं। अच्छा, उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं होती कि अब उनकी सज़ा बाकी है। जब सज़ा होगी तो रिलीज़ कैसे होंगे? यकीनन उनकी सज़ा पूरी होती है, लेकिन चूँकि जुर्माना नहीं दिया हुआ होता, अदालत में जुर्माना जमा होगा तो वो रिलीज़ होंगे, तो हम वो जुर्माने जमा करके उन्हें रिलीज़। किस नौयत के कैदी? ये छोटी छोटी चोरियों में जमा होते हैं, छोटी छोटे केसेस के अंदर वो जमा होते हैं कि किसी ने कोई चोरी की थी तो 3 महीने की सज़ा थी, उसके ऊपर जुर्माना भी था तो जुर्माना अदा नहीं हुआ, और इस तरह के इसी तरह के छोटे नौयत के केसेस जो होते हैं वो हम रिलीज़ करवाते हैं। आप माशाल्लाह घुड़सवारी भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तैराक भी बड़े अपने सर्कल में बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह। 1 किलोमीटर आप स्विमिंग कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे यहाँ पंजाब में ये सेम नाला है बहुत बड़ा, ये आप मेरा ख्याल है ये भी आप गांव के गांव क्रॉस कर जाएंगे तैर के। और एक इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे भी बड़े मुकाबले होते हैं और वो तैरते हैं। तो और आप घुड़सवारी भी करते हैं? देखिए नादिर, कोई भी काम आप करें ना उसको आपको ट्रेनिंग लेना पड़ती है। मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है, स्विमिंग की भी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा। और घुड़सवारी की भी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है और मैं लेता रहता हूँ, उसके फिर अपग्रेड होते रहते हैं। तो इसके अंदर जहाँ तक स्विमिंग का ताल्लुक है, इसके अंदर भी कोर्सेज़ होते हैं, तो वो मैं कोर्सेज करता हूँ। एक और इसके अंदर मैं आपको इजाफा करूँ, एक होता है आयरन मैन। आयरन मैन? जी, आयरन मैन। आप आयरन मैन का काम ये होता है कि वो 42 एक ही दिन में 42 किलोमीटर दौड़ेगा, 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर वो समंदर में स्विमिंग करेगा और 100 किलोमीटर गाड़ी साइकिल चलाएगा। इसको कहते हैं आयरन मैन। ये एक दिन में उसने ये हैं ऐसे बंदे? जी जी, ये हैं, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन ऐसे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ वो आयरन बंदों को खाना खा के सो जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बंदे। वो आयरन मैन की तरफ थोड़ी तैयारी जारी है, आप दुआ कीजिएगा। आप आयरन मैन बनना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह। अरे वाह यार, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 42 किलोमीटर। आप तो यहाँ से दुबई भागते हुए चले आएंगे फिर तो। नहीं, अभी मैंने माशाल्लाह की है, मैंने दुबई के अंदर की है, 21 किलोमीटर मैंने किया। 21 किलोमीटर भागे थे, चले थे? भागे थे। अच्छा, भागे थे? जी, 2 घंटे कुछ मिनट में। 2 घंटे में मैंने 21 किलोमीटर की, 2 घंटे कुछ मिनट में, तो आप अंदाजा कर लें कितना देर है। मैं कह रहा हूँ तकरीबन 1 घंटे में 10 किलोमीटर। आपसे अगर दही मंगाओ, आप तो लस्सी लेके आते होंगे, इतना भागते हैं आप। क्या बात है सर, बेहतरीन। लेकिन स्विमिंग के हवाले से बताएं, आप प्रोफेशनल स्विमर भी है, तो हर तरह की स्विमिंग आती है? जैसे एक होती है अंडर वाटर होती है, एक होती है बटरफ्लाई होती है, एक ब्रिस्टॉक होती है, ब्रिस्टॉक होती है, एक पता नहीं कोई डॉगी स्टाइल भी कोई स्टाइल बने हुए हैं कि भाई ये है। ब्रिस्टॉक होती है, डॉल्फिन होती है, फ्री होती है। जी, डॉल्फिन भी होती है, फ्री स्टाइल भी होती है, बैक होती है, वो सब लाजमी आते हैं जो बैक पे यूं करते हुए। आपको सारी तरह की स्विमिंग आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी आती है। देखें, जब आप ओशियन स्विमिंग कर रहे होते हैं ना और लॉन्ग स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको रिलैक्स चाहिए होता है।
तो आपको अपना एक्शन चेंज करना होता है। तो उस वक्त फिर हम अपना एक्शन अगर लेट सपोज बहुत बड़ी चीज़ आप क्रॉस कर रहे हैं, कोई नहर वहर में कूदे हुए या गिर गए, तो आप क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे या हल्का हल्का एफर्ट करेंगे ताकि अपनी एनर्जी बचाएं? कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखें, सबसे पहले तो हमें वाटर को देखना होता है कि आप वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं या वाटर के साथ जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप वाटर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आप वाटर के जिस तरह वाटर जा रहा है तो वाटर के आगे साथ ही जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत कम होती है। अब हमें अपनी एनर्जी करनी होती है सेफ। हम अपनी एनर्जी के अंदर अपने हाथ पैर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा स्टेमिना बरकरार रहे। मैं आपको बताऊं, मुझे अपना वाकया याद आ गया। एक वो होता है ना तख्त सा छोटा सा जिसको ऊपर रख के आप तैरते हैं, तो वो सर्विंग, जिसको सर्विंग बेसिकली वो सर्विंग थी मेरे पास। कोई सऊदी अरब की बात है और मदीने शरीफ की बात है, तो वहाँ पे मैं स्विमिंग कर रहा था। तो अब स्विमिंग करते करते मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, तो मुझे तकरीबन कोई वो 10 या 12 फुट पे आ गया था मैं। अब मैं नीचे गया हूँ, अब ये सिचुएशन आ गई मेरी। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, इत्तेफाक से वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। खैर तीसरी चौथी दफ़ा में मैं और परेशान हो गया और मैंने तो गया काम से ना, लेकिन उसने देख लिया, जो ड्राइवर था उसने मुझे निकाला और बाहर किया। अगर वो ना देखता तो आज मेरी कोई छठी सातवीं बरसी थी है, मैं बता रहा हूँ। तो आज हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, कन्फर्म है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये डर बैठ जाता है हजरत, जब दिल में डर बैठ जाए ना, मेरे अभी फ़िलहाल है पानी को लेके, और जब जो 10 फीट से ज़्यादा पानी हो तो वहाँ मैं अब इज्तनाब करता हूँ कि वहाँ ना कूदूँ, थोड़ा सा कम पानी में कूदूँ। तो घुड़सवारी के हवाले से भी पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबा, हमारे बुजुर्गान दीन सब ने की घुड़सवारी की, बल्कि अच्छे से अच्छी सवारी रखी, बिल्कुल रखी, अच्छे से अच्छे घोड़े रखे। उस वक्त यही सवारी हुआ करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया, बल्कि कहा कि अपने बच्चों को सिखाओ। तो ये तीनों चीज़ें गालबन हदीस भी है कि ये तीन चीज़ों को सिखाया जाए अपनी औलाद को। जी जी, घुड़सवारी, स्विमिंग और तीरंदाजी। जी, तो मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ। वो भी आप बाहर करते हैं? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आता हूँ तो पाकिस्तान में करता हूँ, वरना बाहर करता हूँ। घोड़े भी रखे हैं आपने? नहीं, घोड़े नहीं रखे, घोड़ा बहुत महंगा होता है, वो नहीं रखा। अरे कहाँ से सर, आप माशाल्लाह आप तो साहिब हैसियत हैं, आप तो घोड़े तो रख सकते हैं। बाकी हम देखते हैं सीवीओ पे अगर अक्सर जाना हो तो वो तो बेसिकली खच्चर वगैरह रख के क्रॉस होती है, वो घोड़ा और थोड़ा सा खच्चर जैसा फेस होता है, और उस पर बैठ जाओ तो स्मेल गधे की आती है। मैंने कहा यार ये बैठा घोड़े पे, वो स्मेल गधे की आ रही है, ये समझ नहीं आता। ये आपने देखा होगा सीवी पे उन्होंने घोड़े नहीं रखे हुए। तो ये घोड़ा वैसे आ कितने का जाता है? ये तो उसकी कीमत का अंदाजा घोड़े के अच्छे से अच्छा घोड़ा कितने तक का आपने जो सुना? मिलियंस ऑफ रुपीस का भी होता है जिसके ऊपर सवारी होती है। घोड़े का सॉरी वाकया एक मैं भी ऐड कर दूं, घोड़े के वाकये से भी एक मेरा, मैं बदजन हो चुका हूँ, वहाँ से भी गिर गया, वहाँ से भी गिरा हूँ मैं बाकायदा। भावलपुर का वाकया है ये, लाल फुहारा एक जगह है, वहाँ पे मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, तो पूरा मेरा ख़ानदान खड़ा हुआ है, भाई नादिर अली कर रहा है, वीडियो बन रही है। एकदम मैं यूँ करते हुए ना यूँ हो रहा हूँ, यूँ जा रहा हूँ पीछे, तो वो जो घोड़े की जो जीम थी ना वो हो गई ढीली, और वो यूँ कर गई और मेरे को यूँ ले आई वो। अब घोड़ा बिदक गया, घोड़े ने बिदक के मुझे गिराया और घोड़े ने लात वात भी चलाई। खैर मैं तो वहाँ से भाग गया। तो ये भी एक वाकया है मुझे। घोड़ा रुक गया था या नहीं, घोड़ा तपा था बाकायदा। घोड़े ने कहा ये कौन है भाई, ये लोहे का गधा बैठा हुआ है मेरे ऊपर। तो ये घोड़ा माइंड कर गया था। खैर अच्छा, तीसरा आ जाए तो तीरंदाजी। मुझे मज़ा आ रहा है हजरत से, वो एक दिल की बात लग गई है भाई, मज़ा आ गया भाई। तीरंदाजी देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो उसका कोई मैं बाकायदा नाम में प्रैक्टिस करता हूँ, 1-2 दफ़ा मैंने की है, बाकी अच्छा तीरंदाजी आज की इस्तिलाह पे तो फायरिंग को भी कह सकते हैं। जो तीर का जो काम था बेसिकली, वो अपनी हिफाजत के लिए तीर चलाना, किसी को ज़ाहिर है अपनी डिफेंस करना। करना। तो आज के दौर पे उसकी अगेंस्ट देखें तो बंदूकें आ गई हैं, पिस्टलें आ गई हैं। तो निशानेबाजी तो आज भी होती है ना, उस बाकायदा ओलंपिक में वो गेम होते हैं। जी, फायरिंग रेंजेस होते हैं बहुत, कराची में बहुत करनी चाहिए। किए हैं आपने? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, मैं ये कर चुका हूँ। वहाँ पे वाकया सही है, वहाँ का ठीक है वाकया। तो ये है कि हालांकि मुझे इस चीज़ का इतना शौक नहीं है।
स्विमिंग अलबत्ता इन चीज़ों में स्विमिंग जो है उसको वो मुझे अच्छी लगती है। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप नौजवानों को कोई मशवरा देंगे कि स्टार्टिंग फेज़ में अगर किसी के पास बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या करे? वो बिज़नेस की तरफ जाए, जॉब करे, अपनी सेविंग्स में रखे, क्या करे? देखिए, जॉब का तो मैं कभी भी किसी को मशवरा नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तिजारत में बरकत है, तिजारत आप करें। अच्छा, हमारे यहाँ जो नौजवान तबका है वो बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है, बस मेरे पास जो है ना बहुत जल्दी पैसे आ जाए, वाह वाह, तो बहुत जल्दी। और अच्छा, एक तो बहुत जल्दी पैसे आ जाए और बहुत कम मेहनत करना पड़े मुझे, कम मेहनत करे, शॉर्टकट से आया, ये सोर्स नहीं देखेंगे कहाँ से आ रहा है, ये मुमकिन नहीं है। मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा आज के दौर में इखलाक के 3 कलर हैं, ब्राउन, नीला और हरा। ब्राउन 5000 का नोट, नीला 1000 का नोट और 500 का नोट, ये इखलाक। और वो हरा तो बहुत ही बर्दाश्त के काबिल है। तो ये है आज के दौर में, ये रह गया। मैं जो नौजवान कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत यंग एज से कारोबार शुरू किया, तो इन्हें एक तो मेहनत पे यकीन होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी इनका मिजाज होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जी, अब ये करते हैं, 1 साल काम किया, सक्सेस नहीं मिली, छोड़ दिया, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर 1 साल काम किया, इसमें भी कुछ कामयाबी नहीं मिली, फिर तीसरा काम शुरू कर देंगे। तो ये काम छोड़ते रहेंगे और काम इनको छोड़ता रहेगा, तो ये लोग आगे नहीं जा पाते। जो काम आप करें मुस्तकिल मिजाजी से करें, उसमें यकीनन देखिए, कारोबार की मैं एक आपको इस्तिलाह बता दूं, आप सोच भूल जाएं कि 2 साल के अंदर कोई आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। सही, एग्री। देखिए, एक इंग्लिश में मैं कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू विल हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और छोटी सी कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी सी मेहनत दरकार है। हमारे यहाँ बड़ी सी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटी सी मेहनत करते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ पर हज़रत एक बात मैं समझता हूँ, आपके अपना पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत और इतनी लक होनी चाहिए कामयाब होने के लिए, और मेहनत सही डायरेक्शन में। मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत सही डायरेक्शन में। अगर आपसे बोला जाए कि यार सुपर हाईवे जाने का रास्ता ये है, आप यहाँ से जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही है, लेकिन डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। ये भी हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि हमने स्मार्ट वर्किंग करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। स्मार्ट वर्किंग, देखें, किसी का कॉल है कि अगर यानी मुझे एक दरख्त काटने को कहा जाए कि तुमने ये पूरे दिन में दरख्त काटना है, तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, तो मैं 4 घंटे खाली कुड़ाली तेज़ करने में लगा दूंगा और फिर 4 घंटे में दरख्त काट दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 घंटे आपकी वो मजबूत प्लानिंग होनी चाहिए, वो स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए कि आप बकिया काम आधे वक्त में कर लें। हमारे यहाँ प्लानिंग के बगैर काम करते हैं लोग, तो फेल हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग, वो सब प्लान ए, प्लान बी आपके बने में हो, ये नहीं हुआ तो ये हो गया, ये करेंगे, ये प्लान बी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं प्लान बी के अगेंस्ट में हूँ। प्लान बी, अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपना प्लान ए ही सक्सेसफुल करना चाह रहे हो, उसका ही प्लान बी बनाया हुआ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस प्लान से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई प्लान बी वो। आप ये कह रहे हैं कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, प्लान ए पे रहे। देखें, जब आप किसी डायरेक्शन का इंतखाब करते हैं ना, तो वापसी नहीं होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कश्तियाँ जला दी। वो शख्स कामयाबी हासिल करता है जिसके पास कोई दूसरा प्लान ना हो, उसे पता है यही एक प्लान है, यही करना है, इसी में कामयाबी है। गिरना है, फिर उठना है, फिर वहीं जाना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर वहीं जाना है, वही लोग कामयाब हैं। वाह, आपने सैलाब ज़दगान के लिए भी बहुत काम किया, मतलब आपकी वेलफेयर ने, आपने तो आप माशाल्लाह खाना भी बना के घरों तक पहुंचा रहे हैं, और फिर उसके बाद कैदी भी छुड़वा रहे हैं। इसमें ज़ाती तौर पे आप सबसे ज़्यादा आपकी एनजीओ कहाँ खर्च करती है? ज़ाती तौर पे जो हमारी इस वक्त एनजीओ खर्च करती है वो इक्वली समझ लें मेडिकल और उस पर। हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी मोबाइल क्लिनिक भी होती है। मोबाइल क्लिनिक है? मोबाइल क्लिनिक है जो पूरे पाकिस्तान में काम करती है। अभी सईद अजमल साहब ने हमारे साथ कैंप किया फैसलाबाद में, आसिफ अली ने हमारे साथ कैंप किया फैसलाबाद के अंदर, और भी क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ हैं जो अभी कैंप करते हैं। तो हमारी वैन वहाँ जाती है
और वहाँ पे कैंप करती है और वहाँ पे दवाइयाँ सब फ्री में देती है। और हम कैंप अक्सर देहात गांव इस तरह के जो लोग होते हैं, पसमानदा लोग, कोई बलूचिस्तान के जो इलाके हैं जहाँ तो बहुत मुश्किल से हमारी वैन पहुँचती है, वहाँ जाके हमने कैंप किया। कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने कैंप किया वहाँ पे, तो हमारी मोबाइल के जाती है और वहाँ पे कैंप करती है। और जो उसमें सीरियस मरीज़ होते हैं उसका डाटा होता है, फिर यहाँ मुख्तलिफ एफिलेशन है हमारे हॉस्पिटल्स के साथ, उन्हें हम वो डेटा दे के उन्हें भी उन डिस्काउंट रेट पे उन सीरियस मरीज़ों का भी हम इलाज करवाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आइडियल कौन है एनजीओ में, किसको प्रिंसिपल मानते हैं? देखें, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप शुरू से देखें ना तो आप आइडियल है पाकिस्तान सतह पे जो कर रहे हैं, इनमें जो आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। नादिर, बात यह है कि मेरी जो आइडियल शख्सियत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मैं उन्हीं से जो सहाबा इकराम हैं उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने किस लेवल का काम किया और वो किस तरह लेकर गए। एनजीओ का तो आज हमने नाम दे दिया, अगर मैं इसको ये नाम दे दूँ, खल्क़े खुदा की खिदमत, लोगों को काम आना, माशरे को दुरुस्त करना, माशरे से गुर्बत को दूर करना, ये वो चीज़ें हैं। हम आज इसको एनजीओ का नाम दे रहे हैं। एक और मैं चीज़ बताऊं, कादरी कुरैशी फाउंडेशन चाहती है कि वो माशरे को दुरुस्त करे। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम खाना खिलाते रहें लोगों को, हम ये चाहते हैं कि लोग खुद कमाएं खुद खाएं। हम ये चाहते हैं कि गुर्बत ख़त्म हो। आप मछली खिलाने से बेहतर है पकड़ना सिखा दी जाए। पकड़ना सिखा, भाई देखें दुनिया तरक्की कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रहा? दुनिया के माशरे तरक्की कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरा माशरा क्यों नहीं तरक्की कर रहा? लोग तालीम याफ्ता हो रहे हैं, मेरे यहाँ तालीम की सहूलत क्यों नहीं है? लोगों के यहाँ जदीद इलाज आ रहे हैं, मैं प्राइमरी इलाज की सहूलत से भी मैं महरूम हूँ, क्यों? हमें उन सिस्टम्स के ऊपर काम करना है। आप कब तक के ये मुझे आज मैं आपसे आपके चैनल से ये सवाल करता हूँ, आप ये सवाल करें, कितने सालों से ये दस्तरखान लग रहे हैं? काफ़ी सालों से। बचपन क्या गुर्बत कम हो गई? मांगने वाले कम हो गए? मुझे आप जवाब दें, मांगने वाले को। एनजीओस में कितना इजाफा हुआ? एनजीओस हम भी एनजीओ करते हैं, मुझे बताएं ये सारी एनजीओस मिलके माशरे को क्या दिया? कि अगर ये कह देते यार हमने माशरे में से गुर्बत ख़त्म कर दी, बिग टारगेट। कभी भी नहीं कर सकती एनजीओ का ये काम नहीं। अगर आपने ख़त्म नहीं करी, आप लोगों के मोराल को तो ऊपर लिया है, लोग खुद कमाने लग गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। पूरी दुनिया में वक्त की हुकूमत का काम होता है ये सारी चीज़ें ख़त्म करना। एनजीओ का काम तो ये जाहिर है पूरी मैं को चेंज तो नहीं। बिल्कुल ये काम तो असल रियासत का ही है, रियासत का काम है तालीम फराम करना, रियासत का काम है रिस्क फराम, स्कूल, एजुकेशन, रोज़गार, ये सब रियासत का काम है। लेकिन एनजीओ जहाँ अपना किरदार अदा कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर तब्दीली लाए, कुछ ना कुछ तब्दीली होनी चाहिए। वाह, ये दस्तरखान से उठ के लोग कहें कि हम दस्तरखान में बैठने वाले नहीं, अब हम लगाने वाले हैं, क्या बात है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बताइए। एक नौजवान जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो सो के उठ रहा है 2-3 बजे और अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आ रहा, और वो बोल रहा है कि हाँ यार मैं करूँगा कुछ करूँगा, और वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कोई ऑब्स्टिकल तो है बहरहाल, कि जो वो निकल ही नहीं रहा, एफर्ट ही नहीं मार रहा, हाथ पैर ही नहीं मार रहा, कैसे कामयाबियाँ मिलेंगी आपके नज़दीक? क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, बड़े से बड़े आप ख्वाब देखें। अब ताबीर आप चाहते हैं या वो कुछ करना चाहते हैं, अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी। देखें, एक तो होता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट, अल्लाह ने आपको बड़ा टैलेंट दिया, जैसे नादिर साहब हैं, लोगों को हंसा लेते हैं, लोगों को स्किल्स को, वो एक आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया। अब एक आदमी उसके पास टैलेंट ही नहीं है तो क्या मतलब है? वो काम ना करे। उसके लिए जो चीज़ें अल्लाह ने दी, अल्लाह ने इंसान को बड़ी सलाहियतें दी हैं, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को हुस्न दिया, किसी को अच्छी आवाज़ दी, किसी को पैसा दिया। अल्लाह ने किसी को महरूम नहीं रखा है, अल्लाह ने सबको बहुत कुछ दिया है। अब वो ये देखे कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, नहीं है ना कोई टैलेंट, लेकिन पंक्चुअलिटी तो ला सकता है अपने अंदर, टाइम मैनेजमेंट तो कर सकता है। जो अपने टाइम को मैनेज करता है वो सबसे बड़ी सक्सेस करता है। अब अगर किसी टारगेट पे पंक्चुअलिटी आप किसको बोलते हैं? हर वो काम जो आपने टारगेट पे सेट किया है
उसको उस टाइम में करना जो आपने काम सेट किया। मिसाल के तौर पे टाइम पे आना या टाइम डिलीवर करना, काम डिलीवर करना, ये दो अलग चीज़ है। बिल्कुल, देखें लेकिन दोनों लाजिम व मलजूम है। एक शख्स से देखें वो टाइम पे भले नहीं आता लेकिन आपको टाइम पे डिलीवरी दे देता, अब दैट्स ओके फॉर मी, ये भी कमिटमेंट है। लेकिन उसका टारगेट टाइम नहीं था, उसका टारगेट डिलीवरी था, तो टाइम पे। अब अगर एक शख्स है जिसका टाइम पर आना टारगेट है तो उसे अपने टारगेट पे आना। सही, दोनों बात है। और मजहबी शख्सियत तो आपने बताई दी है, हज़रत इलियास कादरी साहब। इस इनके अलावा अगर कोई किन्हीं के बयान और जितने हमारे उलमा व मशाइख हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। शायमन नौरानी साहब, बेशक अल्लाह जन्नत नसीब करे। खादिम हुसैन रिजवी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, उनकी बहुत मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है, बहुत बड़ा उन्होंने माशाल्लाह जो वो शायरी करते थे मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनता भी उनको आज भी, लेकिन वो अल्लाह ने बस उनसे उतना ही काम लेना था। सही सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपको बेस्ट विशेस देंगे और अल्लाह इस्तकामत दे। जैसा आप बोल रहे हैं अल्लाह ताला आपको करने पर भी अमल पैरा करवाए। और ये किसी को खिलाना, किसी के लिए काम करना, इसके लिए तो अल्लाह ताला चुन लेता है। बेशक चुने हुए लोग होते हैं मेरे नज़दीक वो लोग। बेशक। तो बस अल्लाह आपको ज़वाली नेमत से बचाए। आमीन आमीन। आपसे भी नादिर दुआओं की दरख्वास्त है। और चलते चलते मैं जो नाजरीन हैं उनको एक पैगाम देना चाहूँगा कि आपकी ज़ात लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते ना, नुकसान मत दें, नुकसान ना पहुँचाएं लोगों का, नुकसान से बचें कि यार मेरी ज़ात से या तो मैं फ़ायदेमंद हूँ, नहीं बन सकता मैं फ़ायदेमंद, नुकसान दे तो ना बनूँ लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा लोग नुकसान पहुँचाते हैं अपनी ज़ुबान से, इसको कंट्रोल में रख लें। वाह, बस बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये किसी ने कहा है ना कि 18 व्हीलर ट्रक को ब्रेक लगाना आसान है, ये 2-4 इंच की ज़ुबान को ब्रेक लगाना आसान नहीं है। बस ये इस पर कंट्रोल करें, बहुत अच्छी बात है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और हज़रत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।